हमारे देश भारत में कृषि सुधार के लिए क्रांतियां हुई है, लेकिन आमतौर पर लोग हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में जानते हैं। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई हरित क्रांति मानी जाती है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और इस हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है। इसी क्रांति के बाद भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांति या जैसे दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इन्हीं में शामिल एक क्रांति जिसे गुलाबी क्रांति कहा जाता है, ये मछली उत्पादन और पोल्ट्री से संबंधित क्रांति है। आज के हमारे इस ब्लॉग हम भारत में गुलाबी क्रांति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। गुलाबी क्रांति क्या है? भारत में कई क्रांतियां हुई है जिन्होंने विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की। भारत में कृषि क्रांति इस विशेष क्षेत्र में बहुतायत से नए अवसरों और उद्घाटन के निर्माण में मदद करती है। कृषि क्रांति का अर्थ है कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन। जब आविष्कारों, खोजों या नई प्रौद्योगिकियों को लागू किया जाता है, ये क्रांतियां उत्पादन के तरीकों को बदलती हैं और उत्पादन दर को बढ़ाती हैं। भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियां हुई है और कृषि क्षेत्र में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई है। गुलाबी क्रांति क्या है? कभी भारत अपनी जरूरत का अनाज दूसरे देशों से आयात करता था, लेकिन आज ये इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। देश के लोगों के जेहन में दो प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं, पहली हरित क्रांति और दूसरी श्वेत क्रांति। दोनों ही क्रांतियां देश को तरक्की के रास्ते पर ले गई। लगभग हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने कार्यकाल में कृषि की तरक्की के लिए किसी न किसी क्रांति जैसे भारत में गुलाबी क्रांति आदि की शुरुआत की। इसी क्रम में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2006 में मीठी क्रांति शुरू की। आइए अब जानते हैं कि भारत में गुलाबी क्रांति के बारे में। गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन एक शब्द है जिसका उपयोग मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग क्षेत्र में प्रयुक्त हुई तकनीकी क्रांतियों टेक्निकल एवोल्यूशंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, गुलाबी क्रांति के अंतर्गत मांस उत्पादन को तकनीक के उपयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक गुलाबी क्रांति का संबंध उत्पादन से है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। भारत ने पहले ही अपने खाद्य उद्योग में ग्रीन और सफेद क्रांतियों को देखा है। ये क्रांतियां क्रमशः कृषि और दूध से संबंधित थीं। इन क्रांतियों की वजह से जहां एक तरफ भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना, वहीं दूसरी तरफ दुग्ध उत्पादन में भी विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल किया। इन सभी क्रांतियों के बाद भारत का जोर अब पिंक रिवॉल्यूशन के माध्यम से मांस और मुर्गी पालन क्षेत्रों पर है। भारत में मवेशी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा मुर्गी पालन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के माध्यम से विकास की उच्च क्षमता हासिल की जा सकती है। भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? जिस प्रकार हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्नों से है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार गुलाबी क्रांति की शुरुआत भारत में फार्मास्यूटिकल, प्याज और झींगा उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत के समग्र कृषि निर्यात में वर्ष 2006-7 के दौरान शीर्ष योगदान समुद्री उत्पाद 2.1% का है। समुद्री उत्पाद में मछली का निर्यात भी समाहित है। भारत के समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। इस मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन तैयार किया गया जिससे झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस मिशन के परिणाम स्वरूप झींगा मछली के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हुई, जिसे गुलाबी क्रांति की उपमा प्रदान की गई। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है। भारत में गुलाबी क्रांति के लाभ। भारत में मांस उद्योग के बढ़ने से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। विदेशों में मांस की भारी मांग है।
ऐसे में यदि भारत में मांस उत्पादन बढ़ता है तो भारत का निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। भारत अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए विदेशों पर अधिक निर्भर रहता है, इसलिए भारत को विदेशी मुद्रा भंडार की ज्यादा जरूरत है। जब मांस के निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो हमारा देश इस मुद्रा का उपयोग व्यापार असंतुलन को कम करने में कर सकता है। इसका उद्देश्य हेतु गुलाबी क्रांति बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है। मांस उद्योग भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है। इसमें कुछ ही कौशल को आसानी से सीखकर रोजगार पाया जा सकता है। मांस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में महिलाओं का अनुपात अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मांस उद्योग में कार्यरत कुल श्रमिकों कर्मचारियों में 37% तक महिलाएं हैं। महिलाएं आधुनिक तकनीकों से युक्त उद्योगों में कम मात्रा में रोजगार पाती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए मांस उद्योग या उद्योग का ऐसा क्षेत्र जहां अपेक्षाकृत रूप से कम शिक्षा व कौशल की जरूरत होती है, रोजगार की दृष्टि से बेहतर माने जाते हैं। भारत में भी मांस की घरेलू खपत को पूरा करने की जिम्मेदारी छोटे छोटे बूचड़खानों और खुदरा दुकानदारों की है। ये लोग उपभोक्ताओं को उच्च स्तर की साफ सफाई व संक्रमण रहित मांस उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अतः यदि गुलाबी क्रांति के द्वारा छोटे छोटे बूचड़खानों व खुदरा व्यापारियों दुकानदारों को भी आधुनिक बनाया गया तो देश के मांस उपभोक्ताओं को भी उत्तम मांस प्राप्त हो सकेगा। गौरतलब है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या भारत में है। भारत सरकार द्वारा सन 2002 में कराई गई पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 25 करोड़ पशु या मवेशी हैं। भारत सरकार पशुधन जनगणना के अंतर्गत भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, गधा, खच्चर, घोड़ा और ऊंट आदि को शामिल करती है। गुलाबी क्रांति के दुष्परिणाम देश में दूध उत्पादन में 96,000 सहकारी संस्थाएं जुड़ी है। 72 राज्यों की अपनी दूध सहकारी संस्थाएं हैं। देश में कुल कृषि खाद्य उत्पादों व दूध से जुड़ी प्रसंस्करण सुविधाएं महज 10% है, किंतु वह दूध ही है जिसका सबसे ज्यादा प्रसंस्करण करके दही, घी, मक्खन, पनीर आदि बनाए जाते हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी है। लिहाजा मांस के कारोबार को प्रोत्साहित करने से दुधारू पशुओं को बूचड़खाने में काटने का सिलसिला यथावत बना रहता है। तो यह वाकई चिंता का पहलू है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बूचड़खाने में काटने के लिए केवल वही मवेशी ले जाए जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। देश में स्थित ये बूचड़खाने पशुओं का संकट बन रहे हैं। इस कारण देश में दूध का उत्पादन घट रहा है। नतीजतन घटे दूध की आपूर्ति मिलावटी दूध से होने लगी है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। जबकि पशुधन के संरक्षण को दूध उत्पादन और खेती किसानी के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ते बूचड़खाने और घटते पशुधन की चिंताएं सीधे रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2003 में भारत से 3.4 लाख टन गाय भैंस के मांस का निर्यात किया गया था, जो 2012 में बढ़कर 8.9 लाख टन हो गया। निर्यात के इस आंकड़े ने भारत को मांस निर्यातक देशों में अग्रणी देश बना दिया है। भारत से यह मांस मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस देशों में किया जाता है। मांस का यह निर्यात सरकारी संरक्षण और राहत के उपायों से उत्पन्न हुआ है। सरकार ने बूचड़खानों और प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक मदद के साथ सब्सिडी भी दी।